5 से 11 सिटीजनशिप पर, तब उसको पूरा डिटेल नहीं जानना है, केवल इतना ही समझिए कि भारत में कैसे कैसे लोगों को नागरिकता मिलती है, बात समझ गए। तो कैसे नागरिकता मिलती है, आप लोग नागरिकता के लिए अप्लाई किए कभी? क्यों? तो आपको बाय डिसेंट मिल गया, मतलब वंशानुगत, एक तरह से नागरिकता यहाँ कैसे हो गया, वंशानुगत। जो भारत का नागरिक है, बाय डिसेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो भारत का नागरिक है वह अपने आप, उसका जो भी डिसेंडेंट होगा अपने आप भारत का नागरिक बन जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज जिसको हम लोग कहते हैं बाय बर्थ। अब बाय बर्थ जो है ये लोग समझते हैं ये कि हम लोग जैसे कि जन्म हुआ यहाँ पर तो हो गया, ऐसा नहीं है। बाय बर्थ का मतलब होता है कि कोई भी आदमी जिसको भारत में संतान उत्पन्न होगा उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है अगर वो चाहेगा तो, बात समझ गई। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई विदेशी आया और उसको आपके लोकल हॉस्पिटल में उसको डिलीवरी हो गया जी, तो उसको नागरिकता, उसके बच्चे को नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। तो समझ गए। अब तीसरी तरह से होता है नेचुरलाइजेशन। हाँ कुछ पूछ रहे थे। बर्थ वाले में तो एक लिमिट है ना कि वन ऑफ द पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद ही मिलेगा। पर सुनिए ना, अभी हम इसको कहें ना कि इसको डिटेल में हम जा ही नहीं रहे, इसको अभी केवल इतना ही बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो फिर उसको पढ़ाएंगे तो फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बहुत तरह का मामला आ जाएगा। वो अभी हम खाली ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, जो वो तो सब्जेक्टिव मामला हो गया। तो नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इसमें दो तरह का चीज आता है कि अगर कोई भारतीय है, महिला या पुरुष, अगर वो किसी विदेशी से शादी करता है या करती है तो उसके स्पाउस को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। उसी तरह से फिर अगर कोई आदमी अगर यहाँ बहुत दिन तक रह जाए, हमारी भाषा सीख ले, सब कुछ, उसको यहाँ कल्चर एक्सिमुलेट कर ले वगैरह वगैरह, और वो भारत सरकार को रजिस्ट्रेशन आवेदन देगा कि हमको आपके देश की नागरिकता दी जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली क्या कहते हैं जी, बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब हम अप्लाई किए, भारत सरकार के द्वारा इसकी जांच की गई कि इससे कोई नुकसान तो नहीं, हमारे देश का कोई दुश्मन के साथ ही मिला हुआ तो नहीं, या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ इस तरह का कुछ करके उसके बाद आपको। तो ये मुख्य रूप से सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी आपको इतना ही जानना है, क्या क्या चीज, बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, क्लियर जी। तो इतना ही तरह का, और बाद में बहुत कम्प्लेक्स मामला है, उसको बहुत तरह का उसमें क्लॉज इफ एंड बट है, बात समझे। तो ये हम लोग जान गए, क्या चीज जाने, अभी हम लोग जाने सिटीजनशिप के बारे में, क्लियर। अब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हिंदी में इसको कहेंगे मौलिक अधिकार, क्लियर। अब ये मौलिक अधिकार को पहले हम ये कहेंगे कि मौलिक क्यों कहते हैं या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार इतने बुनियादी हैं, इतने बेसिक हैं कि इसके बिना आपका मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, समझे, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, बात समझ गए। तो इसलिए एकदम बुनियादी राइट है। अब हमको कुछ मन कर रहा है बोलने का, आप कहेंगे जो हम करें वही बोलो। हमको लिखने का कुछ मन कर रहा है कि ऐसे ऐसे लिखा जाए कहानी, आप कहेंगे नहीं इस तरह का कहानी ही लिखना है, तो हमारा क्रिएटिविटी खत्म ना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये फंडामेंटल राइट मतलब इतने बेसिक हैं, इतने बेसिक है फंडामेंटल राइट कि इसके बिना हमारा काम
नहीं चल सकता, इसलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल। बात में ये राइट इतने बेसिक है कि इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट। देखिए आपको बताए होंगे फंडामेंटल राइट के लिए है आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो ये आर्टिकल 12 जो है ना, इसमें डिफिनेशन ऑपरेशन है। डिफिनेशन ऑपरेशन का मतलब स्टेट क्या है, तो इंडिविजुअल क्या है, पर्सन क्या है, लेटर पट, यही सब चीज़ है। और इसका मतलब कहने का कि इसमें आपको इसके बारे में जानना नहीं है। अब आर्टिकल 13 से आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है, सुनिए जी। एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डिक्लेयर्ड null and void by the Supreme Court of India if it abridges or encroaches upon any of the provision contained in Part 3 of the Constitution। बात समझ में आई? मतलब कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार के महत्व को कम करता है या उसमें कटौती करता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य करार दिया जाएगा। बात समझ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है उसको देखने का कि कहीं फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं हो रहा है। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इट्स सिटीजन। नहीं जी, वही देखता है कि आपका फंडामेंटल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को तो बहुत पावर है और लेजिस्लेचर को भी बहुत पावर है, तो आपका सारा फंडामेंटल राइट की ऐसी तैसी कर सकता है। तो उसको देखने वाला एक रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कोई इंस्टीट्यूशन। तो वो सुप्रीम कोर्ट, उसका काम यही है कि आपका कोई भी कानून बनाए तो आप मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? तो ये हो गया आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 14 में दो चीजें। आर्टिकल 14 तो आपको ये बता दें पहले कि इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मिलता है वो इसी आर्टिकल से मिलता है। क्या चीज है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हिंदी में इसको कहेंगे न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है वो इसी अनुच्छेद से प्राप्त है। क्लियर? अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसमें दो चीज है। इसमें दो चीज क्या है? पहला चीज है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हिंदी में कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ठीक है। एक तो ये हुआ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। अब ये दो चीज क्या है समझ लीजिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर का लॉ हुआ कि सबके कानून बराबर, समझे? कानून की नजर में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, एक ही अपराध के लिए सभी व्यक्ति को समान सजा। क्लियर जी? तो इसी को कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। बात समझे? ये नहीं कि बड़ा आदमी है तो इसको कम सजा दी जाएगी और ये छोटा आदमी है तो इसको ढेर सजा दे दो, सब नहीं। मतलब किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, सब कानून के नजर में बराबर। तो ये गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में बताया इसको कि कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होना। इसका मतलब क्या हो समझ लीजिए कि एमंग इक्वल्स इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब समान लोगों के बीच में समानता होगी। राष्ट्रपति की समानता राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री की समानता प्रधानमंत्री से, मेरी समानता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से नहीं हो सकता है। बात समझ गए? जैसे इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका यूपीएससी का जो क्वालिफिकेशन है वो एक ही ग्रेजुएट होना चाहिए
और मान लिया अभी यूपीएससी कर दी कि कम से कम 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपका 59.9% मार्क्स है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है, आपको यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप केस नहीं कर सकते कि देखिए भाई हम भी तो ग्रेजुएट हैं, हम भी तो भारत के नागरिक नहीं। इक्वल के बीच में इक्वलिटी हो रहा है, बात समझ गए ना। तो ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको मेन सूट पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इतना इज मोर देन सफिशिएंट, समझे। अब क्या है ना कि आर्टिकल 15, देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। क्या चीज के लिए? तो विद रिगार्ड टू एंट्री इनटू ए पब्लिक प्लेस, विद रिगार्ड टू एंट्री इनटू ए पब्लिक प्लेस। मतलब समझ, मतलब हुआ इसका ये कि राज्य के द्वारा नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग और कुछ कुछ चीज बताया अभी जो आपको, डिसेंट मतलब मूल वंश आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थल में प्रवेश के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जिसको हम लोग सार्वजनिक स्थल कहते हैं, क्या है? स्टेडियम क्या है? सार्वजनिक स्थल। रेलवे स्टेशन क्या है? सार्वजनिक स्थल। और ऐसा कोई भी स्थल जो पब्लिक पर्पस के लिए खोला गया हो, चाहे वो प्राइवेट का ही, इंडिविजुअल का क्यों ना हो, बात समझ में आएगी। जैसे अभी ये जो प्लेस है ये सार्वजनिक स्थल है, क्यों? क्योंकि इसको पब्लिक पर्पस के लिए खोला गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ये सब क्या होता है? ये पब्लिक प्लेस है किसी व्यक्ति का, है किसी व्यक्ति का, लेकिन सबके लिए खुला है, इसलिए वो हो गया। तो वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि तुमको खाना नहीं खिलाएंगे क्योंकि तुम फलाना जाति का है। लेकिन आपके साथ क्या पता है? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट एक्सेट्रा नहीं जी। लेकिन आपके साथ भेदभाव कर सकते अलग आधार पर। जैसे आप अभी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप जाके देखिए, आपको विदाउट टिकट घुसने नहीं दिया जाएगा। तो हुआ ना, आपसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो लेकिन वो अलग आधार है, इस आधार पर नहीं कर सकते हैं, जाति, धर्म, लिंग और क्या पता है मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन अन्य आधार पर आप साथ क्या होता है? अभी आपको हम यहाँ भगा देंगे, क्यों? क्या आपने फीस नहीं दिया है, बात समझ गए। तो ये अलग इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस आधार पर क्या है, तुम फलना जात का भाई से नहीं कर सकते, बात समझ में गई। तो ये हो गया आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 16 जो है, अरे क्या बोल रहे थे बताइए? 15 बताए थे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, नहीं, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, नहीं जी, विथ रेफरेंस टू एंट्री इनटू ए पब्लिक प्लेस, नहीं। तो देखिए इसका बेसिक पर्पस था, जो हमारे यहाँ जो परंपरा चला रहा था कि कोई बाथिंग घाट है तो उसमें हम नहाएंगे तो आप नहीं नहा सकते हैं, कोई कुआं है तो उससे ही पानी नहीं भरेगा, हम खाली पानी भरेंगे, इस तरह का। तो वही चीज को रोकना था मेन। मतलब आप किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप नहीं, सरकार। पब्लिक प्लेस को कल बताए थे कि पब्लिक प्लेस का मतलब होता है कि जो भी एनी प्लेस वेदर प्राइवेट और पब्लिक डेडिकेटेड टू दी पब्लिक, समझे जी। तो कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल जो चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो, अगर वो पब्लिक के लिए खोल दिया गया है तो उसमें आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब होटल, रेस्टोरेंट या फिर आपको बताया प्लेटफॉर्म, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, कुछ भी। तो यही है इसका मेन। हाँ, अब आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या कहता है
कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ, वही सब, कास्ट, सेक्स, रेस, डिसेंट और रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब हिंदी में हुआ कि सरकारी नियोजन के मामले में राज्य द्वारा नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। लेकिन सरकार भेदभाव करती है। अभी आपको पता है कि SC, ST, ठीक है, OBC और आजकल EWS, इन सब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको क्या कहते हैं? हाँ, धनात्मक भेदभाव, या इसको सकारात्मक भेदभाव भी कहते हैं, हो सकता है। तो ये आपको पता है कि इसका मतलब सरकार वीकर सेक्शन के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग से व्यवस्था कर सकती है। और 15 आर्टिकल भी जो बताए कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थल में प्रवेश के संबंध में, लेकिन सरकार भेदभाव करती है उसमें भी। जैसे देखिए, एक डब्बा खाली महिला के लिए, तो आप चढ़ेंगे उसमें आपको फाइन लगेगा, आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो महिलाओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो किया गया है। उसी तरह देखिएगा कि जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, नहीं, तो उसके लिए कुछ CTA रिजर्व रहा, दिखा रहता है उसमें ऐसे करके कि ये फिजिकली चैलेंज के लिए है। तो उसके मतलब सरकार का या हमारे संविधान निर्माता का ये सोच था कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं किसी भी तरह से, तो उसके लिए सरकार विशेष उपाय करे। तो उसमें ये इक्वलिटी वाला मामला आड़े नहीं आना चाहिए। बात समझ गए ना? तो खैर, तो ये आप समझ गए जी 16। अब 17 देखिए, 17 का ज्यादा हम उतना नहीं करेंगे। 17 क्या है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में इसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए, क्या हमारे समाज में परंपरा से छुआछूत वाला सिस्टम था। अब उसको आप किस कारण से था उस पर डिटेल में नहीं जाना है, वो जस्टिफाइड था नहीं था, वो सब नहीं, सिंपल से केस था हमारे। तो ये तो इनह्यूमन नहीं लगता है जी। अगर आज के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि एक आदमी दूसरे आदमी में टच कर गया तो इम्प्योर हो गया? तो ये तो बड़ा नहीं ना, अजीब टाइप का, इरेशनल और इनह्यूमन नहीं लगता है। तो इसी चीज को खत्म किया गया। अब इसके लिए कई तरह का नियम कानून बनाया गया है, ठीक है। अब उसमें हरिजन एक्ट है और बहुत तरह का चीज है। तो अब क्या है ना कि अब आप किसी को जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे। और ये बड़ा खतरनाक एक्ट है। और भारत में सबसे ज्यादा 2-3 एक्ट का अभी दुरुपयोग होता है। एक तो अभी बताया जो हरिजन एक्ट, आपको किसी चीज की लड़ाई हुआ, आप किसी चीज करवा दीजिए केस, क्या चीज? हरिजन एक्ट, समझे। दूसरा चीज ये जो डॉरी वाला एक्ट है, हर आदमी डॉरी ले रहा है, दे रहा है, तो कहीं कोई केस नहीं हो रहा है। सास बहू में झगड़ा होता है, डॉरी एक्ट। अब उसमें पूरा घर को शामिल कर दिया जाता है। तो और कुछ एक्ट आजकल जिसका कि दुरुपयोग हो रहा है वो है मतलब वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, मतलब नहीं होता है कि एब्यूज अगेंस्ट वीमेन, तो जितना तरह का चीज़ है उसमें मोलेस्टेशन वगैरह वगैरह। तो ये भी अभी खास करके ज़्यादातर कंकॉक्टेड रहता है, मतलब कि आप किसी को फंसाने के लिए कुछ कुछ कर दे रहे हैं, समझ गए ना। जैसे
कुछ भी कहीं भी, अब उसको हम उतना डिटेल नहीं करेंगे। मतलब तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है आप किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, आप किसी भी तरह से शास्त्र के आधार पर, लॉजिक के आधार से पर, या फिर साइंस के आधार पर आप अनटचेबिलिटी को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये खत्म हो गया। अब इसको आर्टिकल 18 है। 18 कहता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब हुआ? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में क्या आता है? पहले जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो हमारे यहाँ जयचंद और मिर्जाफर तो हमेशा से रहा है जी, नहीं रहा है, आज भी है। तो जैसे मान लीजिए कहीं चंद्रशेखर आजाद छिपे हुए हैं, कुछ आगे खबर कर दिया, पुलिस विभाग थाना में बता दिया कैसे से, यहाँ देखिए मेरे सामने चंद्रशेखर आजाद छिपा हुआ है, वो पकड़े जाएंगे और उसको मिल जाएगा टाइटल, क्या चिकाया? तो राय बहादुर, राय साहब। अब सब टाइटल देता था अंग्रेज। तब ये टाइटल देता था तो 10-20 बीघा नहीं, 100-200 बीघा खेत दे देता था उसको। और उसके साथ चूंकि आप ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये दिया गया आपको टाइटल, तो उसके साथ आपको कुछ प्रिविलेजेस भी था, तो वो सब खत्म कर दिया गया, आपको टाइटल पैटल नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी सरकार किसी समाज के प्रति किसी व्यक्ति के विशेष योगदान के लिए सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, 3 तो पद्म अवार्ड है, भारत रत्न। तो लेकिन क्या है ना, इस तरह का चीज को आप अपने नाम के साथ उपयोग में नहीं ला सकते। उसी तरह आपको ढेर सारी डिग्री दी जाती है, नहीं दी जाती। आप करते हैं एमए तो आप स्नातक, सॉरी एमए किए तो आप स्नातकोत्तर, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, नहीं जी, एलएलबी, एडवोकेट, तो प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को अलाउड है अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखना। डॉक्टर को भी अलाउड है। तो इंजीनियर लोग केस किया कि हम लोग क्यों नहीं? तो अब इंजीनियर भी अपने नाम के साथ लिखता है, ई आर, या लिखेगा हिंदी में लिखेगा ऐसे करके ई फलाना, नहीं। तो ये सब है इसका मतलब, ठीक है। अब आर्टिकल 19 मेन है, यहां से आपको ये राइट टू फ्रीडम है, समझे? राइट टू फ्रीडम क्या है? तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19, ठीक है, इसमें आपको ढेर सारा फ्रीडम दिया गया है। ये राइट टू फ्रीडम है। अब क्या क्या फ्रीडम है आपको? तो पहला है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हिंदी में इसको कहेंगे, हिंदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि अपने आप को आप कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आप बोल के अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम अभी बोल रहे हैं, अपना विचार भी आपके सामने बता रहे हैं जी, केवल हम फैक्ट नहीं बता रहे हैं, हम आपको अपना विचार भी बता रहे हैं। तो आप अपने आप को कितना तरह से एक्सप्रेस करते हैं बोल के? आप पेपर में लिखते हैं, नॉवेल लिख सकते हैं, अपना आइडियोलॉजी, आपका जो आइडियल्स है उसको आप लिख सकते हैं, नहीं, फिल्म बना के भी कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस, ड्रामा करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं, आप कार्टून बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई पेंटिंग बना के एक्सप्रेस करता है, करेक्ट नहीं? तो एक्सप्रेशन का जितना मीडियम है वो सब पर ये लागू होता है कि आपको उसकी आजादी है। लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितना भी आपको अधिकार दिया गया है वो अनरिस्ट्रेन्ड नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एकदम से उस पर कोई लगाम नहीं लग सकता है, बस समझे? इस पर आपका जो है सरकार, मतलब एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका, इस पर आपका रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कुछ कुछ आधार पर। जैसे आपको अनैतिक बात नहीं बोलेंगे, समझे? तो मोरालिटी हो गया,
डिसेंसी, डिसेंसी मतलब कि वो इनडिसेंट नहीं होना चाहिए, मतलब अभद्र टाइप का नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, अभद्र नहीं होना चाहिए। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आप आमतौर पर न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया सकता है। उसके बाद आपको डिफेमेशन, मतलब किसी दूसरे का मान हानि आप नहीं कर सकते, बात समझ गई, गाली गलौज वगैरह वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और भारत का किसी के साथ अगर, किसी देश के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे दो देश के, भारत का किसी देश के साथ संबंध खराब हो जाए। भारत की सुरक्षा या एकता और अखंडता आपके कुछ बोलने से अगर उसको ठेस पहुंचती है तो वो नहीं कर सकते आप। तो मतलब इन आधार पर आपको, आपका ये अधिकार को रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर जी? तो ये आप समझ गए पहला। तो क्या क्या आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि किस किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, क्या क्या बोली? डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन मतलब अवमानना, न्यायालय की अवमानना या न्यायालय का वही हुआ अभद्रता, फिर न्यायालय की अवमानना, उसके आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब वही किसी व्यक्ति का अवमानना, वही हुआ वो भी। हाँ, उसका आपको बताया कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा से संबंधित कुछ लफड़ा होगा तो उसके बारे में बोलेंगे तो दिक्कत है। और फिर बताया आपको कि जिससे भारत की एकता अखंडता को दिक्कत हो, भारत का किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब हो, तो वो सब आप नहीं बोल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट टू assemble peacefully and without arm। हिंदी में इसको कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चीज है आपको? शांतिपूर्ण ढंग से आप एकत्रित हो सकते हैं। क्या चीज बताएं? शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं, आप देखते होंगे हम लोग, कुछ भी होता है हम लोग जुलूस निकालते हैं, नहीं, खुशी होता है, गम होता है, नहीं, जैसे अभी इंडिया मैच जीत जाता है नहीं, वर्ल्ड कप, तो हम लोग जुलूस निकालते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो ये सब आपका अंडरस्टैंड नहीं है। कोई भी जो है आप बिना इस पर प्रतिबंध लगाया सकता है कि आप इसका, एक तो आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप शांतिपूर्ण ढंग से अशांति फैलाएंगे, दंगा करेंगे, मतलब पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या कहते हैं उसको, कानून व्यवस्था के लिए वो चुनौती होगा तो आपको फिर भगाया जाएगा मार के। प्लस आपको बता दें उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब याद रखिए, आप अभी स्पॉन्टेनियसली मिल जाएंगे 1000-2000 आदमी चल देंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको एसडीओ से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमको ऐसे ऐसे चीज करना है, तो एसडीओ आपको हो सकता है अगर उसको लगेगा कि कुछ तरह का वायलेंस हो सकता है, कुछ तरह का दूसरा ग्रुप मार सकता है, कुछ कर सकता है, तो आपके साथ पुलिस रहेगी। प्लस आपके कुछ भी करने से ट्रैफिक, मतलब लोगों का क्या कहते हैं, सुचारू रूप से जो यातायात है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं आपके, नहीं, तो वो सब दिखेगी पुलिस। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम, ठीक है, हमको ये अधिकार दिया गया तो हम ऐसा रोड पर चले कि किनारे किनारे चले जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, जो कि वो भी चलता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक भी जाने दे। लेकिन नहीं, आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह का कुछ करता है तो उसका काम ही रहता है कि सबको जब तक परेशान नहीं करेंगे तब तक उसका आत्मा ठंडा नहीं मिलता है, नहीं मतलब ठंडक नहीं पहुंचती। करेक्ट है नहीं? तो आपको बता दें यहाँ नियम तो ये है कि अगर आप बारात निकालते हैं वो भी तो प्रोसेसन है, और उससे भी आप अच्छा खासा लोगों को परेशान करते हैं। आप कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी
कि आप जा रहे होंगे और बारात चल रही है, नाच रहे लोग, और पटाखा टटाखा फूट रहा है और आपकी गाड़ी जा रही है, आप वहां पर फोड़ दिया ब्रीफ से, और देखिए उधर भी ट्रैफिक जाम है, इधर भी ट्रैफिक रुका हुआ, तो इलीगल है। बारात का प्रोसेस निकालने के लिए कि भी आपको प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, क्योंकि अब भारत में पुलिसिंग बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि हम पुलिस बहुत कम है, बहुत थोड़ा। अब वो 10 गो आदमी है तो वो सब करेगा, आपको फालतू का खुजा लगाएगा, एक तो अनावश्यक बवेला खड़ा हो जाएगा, तो लोग कहता है अच्छा चलो चले। लेकिन नियम ये कहता है जी कि आप अगर बारात भी निकालेंगे तो उसका प्रॉपर आपके पास परमिशन होना चाहिए। और भारत की एक विशेषता ये है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पता नहीं भारत की विशेषता है। आप रोड पर लगा दिए पंडाल, आप यहाँ से लेके इधर 10 किलोमीटर तक भौं 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 करवा रहे हैं। अब किसी भी धर्म का हम विशेष कोई स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशान कर रहे हैं उसकी अनुमति के बगैर। अब मेरी इच्छा है कि नहीं आपका भाव भाव सुनना, आप पूछे थे हमसे क्या है, हमको नहीं चाहिए वो भाव। अभी जैसे आजकल क्या है कि गांव में एक फैशन चल गया है, बेरोजगार सब बैठा हुआ है, अब तो खाने पीने की व्यवस्था कम हो गया, तो चारों लफुआ जुटा है और कहा कि चलो हम लोग जाके करते हैं, समझे कि जग करते हैं। अब क्या होगा, वो चंदा आपसे जबरदस्ती वसूल, जब जबरदस्ती आपसे चंदा वसूलता है तो उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। आप जब वॉलंटरली कुछ देते हैं तो वो हो गया डोनेशन। आप जब जा रहे हैं अपने 4 व्हीलर से और कहीं बांस लगाता है कोई और आप पूछते क्या बात है, तो कहता है चंदा, किसी भी पूजा का हो तो होगा एक्सटॉर्शन, क्योंकि आप वो अंडर ड्यूरेस दे रहे हैं कि क्या करेंगे, नहीं देंगे तो भी जाने नहीं देगा, फोड़ देगा शीशा। तो उसको क्या कहते हैं, कानून भाषा में उसको कहते हैं एक्सटॉर्शन, हिंदी में कहेंगे उसको रंगदारी। बात समझ में आ गई? तो वो इलीगल है, बात समझ गए? अब नेक्स्ट तीसरा है जी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन। हिंदी में इसको कहेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार क्या बताए? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप जानते होंगे सर कि स्टूडेंट का यूनियन है, टीचर का यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, ऑटो वाले का, ट्रैक्टर वाले का यूनियन है, ट्रक वाले का, बस एसोसिएशन, यहाँ तक कि भारत में पुलिस का भी एसोसिएशन है। पता है कि नहीं? जिस कारण से पुलिस में डिसिप्लिन का अभाव है। अगर आर्मी में आप यूनियन बनाने की छूट दे दें तो आर्मी में डिसिप्लिन रहेगा जी? नहीं सर। तो उसी तरह लेकिन भारत में पता नहीं किस कारण से पुलिस का भी यूनियन है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। करेक्ट कि नहीं? तो खैर, तो आप ये बना सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है। अब देख रहे हैं ना, हर तरह का यूनियन होता है, समझे, खोमचा वाला, ढमचा वाला, रिक्शा वाला, टांगा वाला, सब चीज का एसोसिएशन है कि नहीं? अब ये एसोसिएशन का उपयोग आप देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। मतलब आप इलीगल एक्टिविटी के लिए सबका उपयोग नहीं कर सकते। एमसीसी बना लेंगे, लश्कर तैयबा बना देंगे, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, तो फिर सरकार। बात समझ गई थी? एक चीज हमेशा याद रखिए, आप भारत खास करके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, ये पता है कि नहीं जी? आपको लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इतने बड़ी स्टेट को आप चैलेंज करेंगे कोई कारण से तो आपको छोड़ा जाएगा क्या जी? नहीं सर। आपके साथ रूथलेसली फिर आपके साथ आपको हैंडल किया जाएगा, नहीं? तो भारत एक बहुत मजबूत देश है। हमारे देश के लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को लगता है कि भारत थोड़ा कमजोर नहीं है, समझे? हम लोग दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है अभी।
आज दुनिया का चौथा मिलिट्री पावर भी है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद इंडिया का सैन्य दृष्टिकोण से क्या हो गया, प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ बंद हो गया, वो वहां कुछ हुआ होगा गलती, समझे जी? तो समझ गए? तो इसको आप समझ गए, संघ बनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है फिर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, एनी ट्रेड और बिजनेस। ठीक है जी? हिंदी में इसको कहेंगे किसी प्रकार के व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी प्रकार का व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता का अधिकार, आप समझ लीजिए। आपको डॉक्टर बनना है, को रोकेगा नहीं, केवल एक चीज चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए। अगर आप बिना प्रॉपर एमबीबीएस की डिग्री के आप डॉक्टरी करेंगे और कोई आदमी मर जाएगा तो आप पर हो सकता है मर्डर का मुकदमा चल सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और पेशेंट, आप भगवान तो है नहीं ना जी, तो पेशेंट मर सकता है। तो आप देखिए कभी किसी डॉक्टर पर हो गया मुकदमा की पेशेंट मर गया, नहीं होता है, वो उसके प्रोफेशन का हिस्सा है। क्लियर जी? उसी तरह से इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बनिए, आईएएस बनना है आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीईओ, जो भी बनना है बनिए, सरकार के उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपको दुकान खोलना है, दुकान खोल लीजिए, चाय बेचना चाय बेचिए, करेक्ट नहीं? मतलब सरकार का कोई बंदिश नहीं। कुछ कुछ चीज करने पर सरकार का है कि वो खास प्रकार का डिग्री होना चाहिए, तब आप वो कर सकते हैं। जैसे बताया भी कि डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी डिग्री चाहिए, बस मतलब एमबीबीएस डिग्री चाहिए। उसी तरह से आप वकील बनेंगे तो आपको एलएलबी डिग्री चाहिए, बात समझे? लेकिन आप अपना वकालत खुद कर सकते हैं, मतलब अपने आप को आप डिफेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें, आपको इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को डिफेंड करना है, आप खुद करना चाहते हैं, करिए। दूसरे को आप तभी डिफेंड करेंगे जब आपके पास एलएलबी डिग्री हो। क्लियर जी? तो कुछ चीजों के लिए सरकार के द्वारा एक मानदंड निर्धारित कर दिया गया, एक डिग्री निर्धारित कर दी गई, अदरवाइज आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते, उसमें सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, अभी हमको मन हुआ कि हम माथा पर सब्जी लेके ढोक बेचे, सरकार उसमें कुछ करेगी? नहीं करेगी। पचमा, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, राइट टू मूव और रिसाइड, राइट टू मूव और रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू मूव और पहले रुके, पचमा राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। बात समझ गए? अब देखिए ये भी अनरिस्ट्रेंड नहीं है, आपको कई कारणों से इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। बात समझ गए? और भारत का बहुत सा हिस्सा है जहां पर जाने के लिए आपको सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। बात समझ गए? और नॉर्मली आपको ये अधिकार है, नॉर्मली। अभी मान लिया जाए कि कहीं ज्ञानवापी मस्जिद बनने लगी, मस्जिद मतलब ढा दिया जाए और वहां पर बनने लगे मंदिर, और सरकार नहीं चाह रही है कि ये बने, एक तो बात करें तो, और आपको कॉल दिया गया कि आइए वहां पहुंचिए, आपको यहीं पर रोक देगा कहीं पर, समझे? तो आप नहीं जा सकते, आपको अरेस्ट कर लिया सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा अधिकार जो आपको दिया गया है वो अनरिस्ट्रेंड नहीं है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। कुछ विशेष लोगों के संस्कृति की रक्षा, उसका अपना आइडेंटिटी के लिए भी आपको इस चीज पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कुछ एरिया है जहां पर एकदम वर्जिन है, मतलब वर्जिन मतलब वहां पर एकदम प्योर लोग टाइप के लोग रहते हैं। प्योर मतलब
उसका संस्कृति में कहीं कोई मिलावट नहीं आया, वो अपना, तो आप मानिए ज़्यादा संख्या में जाने लगे तो वहाँ पर फिर हो जाएगा जी उसका, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्र में आपको जाने से रोका जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में रहते हैं कुछ टाइप, सेंटलीज और कुछ, तो वहाँ पर जाना मना ही है, ठीक है। अब लास्ट है इसमें छठा कि राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर जी। तो आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, आप कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि फलाना जगह आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, तो प्रॉपर्टी खरीद कर ही रहना थोड़ी जाता है, आप किराए में जाकर रहिए। मेरी बात समझ में आई? अब आपको थोड़ा सा आपको यहाँ ये बता दें कि जब ये सरकार के द्वारा कहीं कोई कानून बना करके या संविधान में कुछ प्रतिबंध लगाया गया कि फलाना जगह लोग नहीं जाएंगे या नहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके पीछे कुछ कारण होता है। बात समझ में आ रही है जी? जैसे मान ली सिक्किम है, अब सिक्किम पहाड़ पर है, बड़ी मुश्किल से इतना छोटा छोटा काट करके समतल बना के उस पर लोग घर बना कर आ रहे हैं। अब पूरा सबको वहां जाने दे दिया जाए तो पता चला कि वही वो लोग को भागना पड़ जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए किसी भी हिली स्टेट में आप जाएंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है। आप खाली जानते हो कश्मीर में ही ऐसा है कि वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं या ये सब, ऐसा नहीं है। जो भी हिली स्टेट है वहां कुछ ना कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो ये हम आपको बताया था आर्टिकल 19। अब